अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू स्टार टेक आईटी सेंटर जिहलम। हियर इज आयशा नज़ीर। आज हमारी सीरीज का 6th लेक्चर है और इस लेक्चर में हम इंशाल्लाह देखेंगे एक डाटा सेट है, वेरी वेल नोन डाटा सेट एब्सेंटिज्म, जिसका मेन टॉपिक है। सबसे पहले हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट को समझ लेते हैं। बेसिकली ये डाटा सेट है और इस डाटा सेट में क्या है, आपका फर्स्ट कॉलम आईडी का है, देन रीजंस फॉर एब्सेंस है, डेट है, ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस है, डिस्टेंस टू वर्क है, एज है, डेली वर्कलोड एवरेज है, बॉडी मास इंडेक्स, एजुकेशन, चिल्ड्रन, पेट्स एंड एब्सेंटिज्म टाइम इन आवर्स। तो प्रॉब्लम क्या है? एब्सेंटिज्म फ्रॉम वर्क ड्यूरिंग नॉर्मल वर्किंग आवर्स रिजल्टिंग इन टेम्परेरी इनकैपेसिटी टू एग्जीक्यूट रेगुलर वर्किंग एक्टिविटी। बेसिकली ये एक ऑर्गेनाइजेशन का डाटा है जिसमें ये ऑब्जर्व किया गया है कि नॉर्मल वर्किंग आवर्स में जो एम्प्लॉयज हैं वो एब्सेंट हो रहे हैं एंड दे वांट टू प्रिडिक्ट कि क्या रीजन है, किस रीजन की वजह से वो एब्सेंट हो रहे हैं। क्या उनके ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस ज्यादा हैं, या डिस्टेंस टू वर्क बहुत ज्यादा है, ऑफिस और उनके घर का डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, या एज फैक्टर है, एज की वजह से वो कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, या डेली वर्कलोड बहुत ज्यादा है, बॉडी मैस है, एजुकेशन इस लेवल की नहीं है कि वो कंटिन्यू कर सकें, या चिल्ड्रन, या डिफरेंट रीजंस हैं। ठीक है, दीज आर ऑल रीजंस। ये एक डाटा सेट है एक ऑर्गेनाइजेशन का जिसमें उन्होंने वो पूरा एक साल का डाटा है जिसको उन्होंने कलेक्ट किया है और वो ये जानना चाह रहे हैं कि क्या रीजन है जिसकी वजह से जो एम्प्लॉयज हैं वो एब्सेंट हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी अगर हम जीरो इंडेक्स पे अपने फर्स्ट एम्प्लॉय को देखें तो वो 4 आवर्स एब्सेंट हो रहा है फ्रॉम द डेली टाइम। देखें तो सेकंड वन जो है वो रेगुलर है, उनका 0 है, जबकि जो थर्ड वन है वो 2 आवर्स के लिए एब्सेंट हो रहे हैं। इसी तरह फोर्थ वन जो है वो 4 आवर्स के लिए, एंड देन फिफ्थ वन 2 आवर्स के लिए। ठीक है, तो बेसिकली द कंपनी वांट्स टू नो व्हाट्स द रीजन बिहाइंड व्हाई द पीपल आर एब्सेंट ड्यूरिंग द वर्किंग आवर्स। तो हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले इस डाटा को एनालाइज करना है। ड्यूरिंग एनालिसिस हम डिफरेंट इस डाटा को क्लीन करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, हम एक मॉडल अप्लाई करेंगे। आज की क्लास में हम सिर्फ प्री प्रोसेस करेंगे, इस मॉडल को क्लीन करेंगे, इस डाटा सेट को क्लीन करेंगे, और उसके बाद हम इसको तैयार करेंगे कि हम इसके ऊपर मॉडल को अप्लाई कर सकें। कल से इंशाल्लाह हम मशीन लर्निंग के डिफरेंट मॉडल्स को अप्लाई करना सीखेंगे कि किस तरह से हम डिफरेंट मॉडल्स को अप्लाई करके एआई यूज करते हुए हम प्रिडिक्ट करते हैं आउटपुट्स को, रीजंस को, कि क्या रीजन है, क्यों जो है वो एम्प्लॉयज जो है वो एब्सेंट हो रहे हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। डाटा सेट मैं आपको दिखा चुकी हूँ और ये डाटा सेट मैं आपके साथ शेयर भी कर चुकी हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या किया, हमने पैंडास को इंपोर्ट किया और उसके बाद डाटा सेट को हमने इंपोर्ट किया अपने जुपिटर नोटबुक में, और उसके बाद हमने डाटा सेट डॉट हेड का फंक्शन कॉल किया, क्योंकि अगर मैं पूरा डाटा सेट कॉल करती हूँ तो ऑब्वियसली वो स्क्रॉल डाउन करने में बहुत इशू होता है और टाइम बहुत ज्यादा लगता है। इसलिए मैं मल्टीपल टाइम जो है मोस्टली जो है वो मैं डॉट हेड का ही फंक्शन यूज करती हूँ, ताकि सिर्फ फर्स्ट की 5 रोज को देख के ही आप ऑब्जर्व कर सकें कि बेसिकली डाटा किस तरह से, आप किस शेप में है। ठीक है, फर्स्ट टास्क टू परफॉर्म ऑन एवरी डाटा सेट, कि आपने सबसे पहले उसकी डीप कॉपी रेडी कर लेनी है। ठीक है, क्यों? ताकि आपका जो ओरिजिनल डाटा है वो खराब ना हो। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने डाटा सेट डॉट कॉपी, जो कि हम तकरीबन पिछले 5 लेक्चर से करते आ रहे हैं, हमने सबसे पहले कॉपी तैयार की। ठीक है, अच्छा, अब कुछ सिनेरियोज ऐसे होते हैं कि जिसमें आपको पूरा, जिस तरह कि अभी मैं ये देखूं तो अभी मुझे सिर्फ 5 जो है वो रोज नजर आ रही हैं और ये सारे कॉलम्स नजर आ रहे हैं। अगर मैं पूरा डाटा सेट देखना चाहूँ, ठीक है, पूरा डाटा सेट जो है वो एक ही गो में देखना चाहूँ, तो फिर मैं क्या यूज करूंगी, again this is pandas function, pandas option display dot max underscore rows। ठीक है, जब हम ये ऑप्शन यूज करते हैं तो ये क्या करेगा, ये आपको फुल स्क्रीन पर आपका पूरा डाटा सेट जो है वो एक ही गो में शो कर देगा। ठीक है, इसको राइट नाउ मैंने कमेंट आउट किया हुआ है। ठीक है, आप इसको खुद से एक्सप्लोर कीजिएगा, ऑब्जर्व करें। ठीक है, क्योंकि इसके बाद स्क्रोलिंग का बड़ा इशू आ जाता है आपको बहुत, क्योंकि डाटा जो है वो ऑब्वियसली 700 लॉन्ग रोज हैं, तो वो उसको स्क्रॉल डाउन करने में बहुत इशू होता है। ठीक है, तो इस वजह से इसको आप खुद इंप्लीमेंट करके देखिएगा। ठीक है, अगर आपको पूरी रोज देखनी है तो हम मैक्स अंडरस्कोर रोज का ऑप्शन यूज करते हैं, और अगर आपको कॉलम्स देखने हैं तो हम मैक्स अंडरस्कोर कॉलम्स का ऑप्शन यूज करते हैं। आगे चलते हैं। सेकंड जो मेन टास्क हम परफॉर्म करते हैं वो सबसे पहले हम नल वैल्यूज को चेक करते हैं, मिसिंग वैल्यूज को चेक करते हैं कि क्या हमारे डाटा सेट में मिसिंग वैल्यूज हैं। तो अभी प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था नल वैल्यूज के लिए इज नल डॉट सम का फंक्शन हमने यूज किया था, जिससे क्या हो रहा था कि जितने कॉलम्स में नल वैल्यूज हैं वो उनको आइडेंटिफाई भी करता था और उनको काउंट करके भी देता था। ठीक है, इसके अलावा नल वैल्यूज को देखने का एक और फंक्शन पे है, दैट इज डीएफ, जो कि आपका डाटा फ्रेम का नेम है, डाटा फ्रेम डॉट इन्फो। ठीक है, इससे क्या होगा, आपके पूरे आपका जो डाटा सेट है उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, आप ये देख सकते हैं आईडी 700 नॉन नल वैल्यूज। ठीक है, यानी कहीं पर भी कोई नल वैल्यू मौजूद नहीं है। आईडी है, रीजन फॉर एब्सेंस है, डेट है, डिफरेंट कॉलम्स है, और इन सब कॉलम्स में देखें कहीं पर भी कोई नल वैल्यू नहीं है। ठीक है, एवरीथिंग इज 700 इसकी रोज है डाटा सेट की, 700 नॉन नल, यानी कोई भी एम्प्टी स्पेस नहीं है, कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि डाटा मिसिंग हो। ठीक है, तो इससे हमें अंदाजा हो गया कि कोई नल वैल्यू नहीं है। ठीक है, थर्ड थिंग, हम डाटा को ऑब्जर्व करते हैं और हम देखते हैं कि अगर कोई अननेसेसरी डाटा है तो हम उसको डिलीट कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम यहाँ पर देखें, प्रीवियस डाटा को देखें, तो यहाँ पर अब हमारी आईडी भी आ रही है और हमारा इंडेक्स भी आ रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, आईडी को हम डिलीट कर देंगे। ठीक है, क्योंकि उसकी हमें इतनी जरूरत नहीं है, तो हम आईडी को डिलीट कर देंगे। हम जब भी कोई कॉलम डिलीट करते हैं तो हम उसके लिए ड्रॉप और कॉलम का नेम,
ये फंक्शन यूज करते हैं, जबकि अगर हमें नल वैल्यूज को ड्रॉप करवानी हो, डिलीट करवानी हो, तो हम ड्रॉप एनए का फंक्शन यूज करते हैं, राइट। तो आपको साथ में बताना है कि कौन से एक्सिस पर। एक्सिस 1 आपके कॉलम्स को शो करता है, जबकि एक्सिस 0 हो तो वो आपकी रोज को शो करता है, ठीक है। तो हमने कहा कि डाटा फ्रेम जो आपका डाटा सेट है डॉट ड्रॉप, उसमें से ड्रॉप कर दे आईडी के कॉलम को। कॉलम हम क्या किसमें देते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट्स में, ठीक है। और आपने एक्सेस दे देने हैं कि कॉलम से डिलीट करे या रो से डिलीट करे, ठीक है। और उसके बाद अगेन मैंने हेड का फंक्शन कॉल किया है, और ये देखें यहाँ पे हमारा आईडी का जो कॉलम था वो फिनिश हो गया, ठीक है जी। उसके बाद अब हम सेकंड कॉलम पर आते हैं। सेकंड कॉलम इज रीजंस फॉर एब्सेंस। इसको देखते साथ ही, हालांकि ये 5 वैल्यूज है, इससे मुझे अंदाजा हो रहा है कि यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यूज दी हुई हैं, मस्ट भी इनके बिहाइंड कोई रीजन होगी। फॉर एग्जाम्पल जो एम्प्लॉय 0 है वो 26 पर है, एम्प्लॉय 1 जो है उसकी रीजन ऑफ एब्सेंस नहीं है, सेकंड पर जो है उसकी 23rd है, देन थर्ड जो एम्प्लॉय है उसकी 7th है। इसी तरह से मस्ट बी के इन सबकी वैल्यूज हैं। अब ये रीजंस क्या हो सकती हैं, रीजंस कुछ भी हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल सिक हो सकता है, कोई फैमिली इमरजेंसी हो सकती है, वेकेशंस हो सकती हैं, फैमिली मैरिज हो सकती है, चिल्ड्रन हेल्थ हो सकती है, कुछ भी रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से एम्प्लॉइज एब्सेंट होते हैं, ठीक है। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम देख लेंगे कि इन जो रीजंस ऑफ एब्सेंस का कॉलम है उसमें मिनिमम वैल्यू क्या है। तो मैंने क्या किया, मैंने डॉट मिन का फंक्शन कॉल कर लिया, ठीक है। डीएफ जो आपका डाटा फ्रेम है जिसके अंदर आपका डाटा सेट है, रीजंस फॉर एब्सेंस जो आपका कॉलम है, हम कह रहे हैं कि जो हमारा डाटा सेट है उसके अंदर जो कॉलम है उसमें जो मिनिमम वैल्यू है वो हमें फेच करके ला दो। तो मिनिमम वैल्यू क्या है आपकी, 0। इट मीन्स कि ये 0 से स्टार्ट हो रही है। उसके बाद मैक्स वैल्यू मैंने फेच की, एंड दैट इज 28, ठीक है। इट मीन्स कि 0 से 28 तक वैल्यूज हैं। अब हम देख लेते हैं कि क्या ये 0 से 28 ही है या बीच में कुछ गैप भी है। तो उसके लिए हमने डॉट यूनिक का फंक्शन यूज किया, ठीक है। यूनिक का फंक्शन क्या करेगा, हमें सारी वैल्यूज को फेच करके दे देगा, रिट्रीव करके दे देगा। अब ये सब वैल्यूज हैं, लेकिन अब हम क्या करेंगे, हम इनको सॉर्ट कर लेते हैं ताकि हमें अंदाजा हो जाए कि अगर कोई मिसिंग है तो उसका भी हमें अंदाजा हो जाए। तो उसके लिए हमने क्या किया, हमने सिंपल सॉर्टेड का फंक्शन यूज किया, ठीक है, इसी लाइन के ऊपर, ठीक है, इसी लाइन ऑफ कोड के ऊपर हमने सॉर्टेड का फंक्शन अप्लाई कर दिया। तो उसने क्या किया, उसने हमें पूरा डाटा जो है, वैल्यूज जो है वो सॉर्ट करके दे दी, ठीक है। तो इट मींस कि देयर इज नो एनी गैप, और ये 0 से लेके 28 तक है। अब चूंकि ये सारी रीजंस हैं, ठीक है, और इनके मास्क बिहाइंड कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, ठीक है, कोई ना कोई रीजन होगी। तो अब हम क्या करेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब भी हमने कोई मशीन लर्निंग का मॉडल अप्लाई करना होता है उससे पहले हमें सारा डाटा जो है वो न्यूमेरिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। अगर कैटेगोरिकल डाटा है तो उसको भी हमें न्यूमेरिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है, ठीक है। तो अब इसके बिहाइंड चूंकि रीजन हैं, कुछ ना कुछ टेक्स्ट होगा, तो हमें क्या करना होगा, इसकी वन हॉट इनकोडिंग करनी होगी। कल के लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया था कि हम जब कैटेगोरिकल डाटा होता है तो कैटेगोरिकल डाटा को न्यूमेरिकल में कन्वर्ट करने के लिए हम वन हॉट इनकोडिंग का मैकेनिज्म यूज करते हैं, और उसके लिए हम गेट डमीज का फंक्शन यूज करते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ क्या किया, रीजन कॉलम्स मैंने एक वेरिएबल लिया, ठीक है, और उस वेरिएबल में कहा पैंडास की हमने फंक्शन यूज किया है गेट डमीज। और गेट डमीज हमें किसकी डमीज चाहिए, किसको हमने कन्वर्ट करवाना है न्यूमेरिकल फॉर्म में, रीजंस फॉर एब्सेंस को, ठीक है। तो मैंने कहा डाटा फ्रेम का जो कॉलम है रीजंस फॉर एब्सेंस, उसको आप कन्वर्ट करवा दें ट्रू फॉल्स यानी गेट डमीज की फॉर्म में, ठीक है। अब गेट डमीज फंक्शन क्या करता है, जहां पर आपका रीजन होगा उसको ट्रू कर देगा, और जहां पे रीजन नहीं होगा उसको फॉल्स कर देगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अब मैंने डमी फंक्शन अप्लाई करने के बाद जब हम देखते हैं, ठीक है, तो हमारी 28 कैटेगरीज थी, ठीक है, उन 28 कैटेगरीज को उसने 28 कॉलम्स में कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है। अगर हम फर्स्ट एम्प्लॉय जिसका इंडेक्स 0 है, अगर उसका देखें तो उसका क्या रीजन है, उसका 26 है रीजन। अब हम वापस आते हैं डमीज जो हमने क्रिएट की हैं, यहाँ पर हर अगर आप जीरो इंडेक्स पे जो हमारा एम्प्लॉय है उसको देखें तो उसका रीजन जो है एब्सेंट होने का वो 28 है, 26 आई थिंक। तो आप ये देखें सिर्फ 26 जो है वो ट्रू है, बाकी सब फॉल्स होंगे, बाकी सब फॉल्स हैं, जबकि आपका 26 जो है वो ट्रू है, ठीक है। तो डमीज गेट डमीज का फंक्शन क्या करता है, जहां पर आपकी वैल्यू होती है उसको ट्रू कर देता है, और जहां पे वैल्यू नहीं होती है वहां पे फॉल्स कर देता है। इसी तरह आप चूंकि ये कैटेगोरिकल डाटा है तो जहां जोन सी कैटेगरी होगी उसको ट्रू कर देगा और बाकी सबको फॉल्स कर देगा, ठीक है। इस तरह से गेट डमीज के थ्रू हमने ट्रू एंड फॉल्स की फॉर्म में डाटा को कन्वर्ट कर लिया। हमारी 28 कैटेगरीज थी, 28 कैटेगरीज को हमने 28 कॉलम्स में कन्वर्ट कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको मैप करेंगे 0 1 फॉर्म में, क्योंकि हमें ट्रू फॉल्स की फॉर्म में तो डाटा नहीं चाहिए, हमें तो डाटा चाहिए न्यूमेरिकल फॉर्म में। तो उसके लिए मैंने कल भी डिस्कस किया था, हम क्या फंक्शन यूज करते हैं, हम एज टाइप इंट का फंक्शन यूज करते हैं। मैंने सेम उसी लाइन ऑफ कोड के एंड पर एज टाइप इंट का फंक्शन ऐड ऑन कर दिया है। ये क्या करेगा, ये मैप कर देगा जहां पर हमारी वैल्यूज ट्रू होंगी उनको 1 कर देगा, जिस तरह यहाँ पर ट्रू था उसने 1 कर दिया, और जहां पे फॉल्स होगा उन सबको 0 कर देगा, ठीक है। इस तरह से दिस इज कॉल्ड वन हॉट इनकोडिंग, कि आपका जो है रिजल्ट जो है वो 0 और 1 की फॉर्म में होगा। अब ये हमारा डाटा जो है, जो कैटेगोरिकल डाटा था, रीजंस फॉर एब्सेंस जो हमारा कॉलम था, कैटेगोरिकल डाटा था, वो अब कन्वर्ट हो गया है 0 एंड 1 की फॉर्म में, न्यूमेरिकल फॉर्म में, ठीक है। ओके, अब मैं ये चाह रही हूं, अब मैं ये देखना चाह रही हूं कि कौन सा जो रीजन है वो ज्यादा टाइम रिपीट हुआ है।
ठीक है। फॉर एग्जाम्पल रीजन 1 ज्यादा टाइम रिपीट हुआ है, रीजन 2 ज्यादा टाइम रिपीट हुआ है, रीजन 3। ओके, रीजन फॉर एब्सेंस जो है वो हमारा कैटेगोरिकल डाटा है, और मैंने आपको कल भी बताया था कि जब हम कोई भी मशीन लर्निंग का एल्गोरिदम इंप्लीमेंट करते हैं, कोई मॉडल इंप्लीमेंट करते हैं, तो हमें सारा डाटा जो है वो न्यूमेरिकल फॉर्म में चाहिए होता है। और जो कैटेगोरिकल डाटा होता है उस पर हम वन हॉट इनकोडिंग जो है वो इंप्लीमेंट करते हैं और फिर उसको रेडी करते हैं फॉर द मॉडल, राइट। तो यहाँ पर हम गेट डमीज का फंक्शन यूज कर रहे हैं। पैंडास लाइब्रेरी का एक फंक्शन है गेट डमीज, जो क्या करेगा, हमारे 28 रीजंस हैं एब्सेंट होने के, उन सब के लिए सेपरेट कॉलम बना देगा। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अभी यहाँ पे हमने देखा था कि हमारी 28 टोटल रीजन थी। गेट डमीज क्या करेगा, हमें 28 कॉलम्स बना देगा। ठीक है। और जहां जिस कॉलम में वैल्यू होगी उसको ट्रू कर देगा और बाकी हर जगह पे फॉल्स कर देगा। ठीक है। इसी तरह से अगर हम देखें, अगर हम अपना जीरो इंडेक्स पे हमारा जो एम्प्लॉई है अगर हम देखें तो उसका रीजन फॉर एब्सेंस जो है वो 26 है। ठीक है। इसी तरह जब हमने डमीज का फंक्शन यूज किया और हमने अपनी डमीज फैच की हैं, तो यहाँ देखें बाकी हर जगह पे फॉल्स होगा, सिर्फ 26 पे ट्रू होगा। ठीक है। दिस इज कॉल्ड गेट डमीज फंक्शन एंड वन हॉट इनकोडिंग। अब हमने क्या करना है, क्योंकि ट्रू फॉल्स की फॉर्म में डाटा है, हमें ट्रू फॉल्स की फॉर्म में नहीं चाहिए, हमें तो 0 और 1 की फॉर्म में न्यूमेरिकल फॉर्म में डाटा चाहिए। अब हम क्या करेंगे, हम इसको मैप कर देंगे 0 एंड 1 से। ठीक है। यानी ट्रू एंड फॉल्स की जगह पे 0 एंड 1 आना चाहिए। ठीक है। तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, हम इसी लाइन ऑफ कोड पर एज टाइप इंट फंक्शन यूज करते हैं। ये फंक्शन क्या करेगा, जहां पर आपकी वैल्यू ट्रू होगी वहां पर वैल्यू 1 कर देगा और बाकी हर जगह पे आपकी वैल्यू जो है वो 0 होगी। ठीक है। दिस इज कॉल्ड वन हॉट इनकोडिंग। अब आपका डाटा जो है वो कैटेगोरिकल डाटा से न्यूमेरिकल फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ देखें, यहाँ पे ट्रू होगा 23 पर, यहाँ ट्रू है तो यहाँ पे वैल्यू 1 हो चुकी है, यहाँ 7 पे वैल्यू 1 है। अच्छा, अब क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, हमने वन हॉट इनकोडिंग कर दी। अब मैं देखना चाह रही हूँ कि कौन सा रीजन है जो सबसे ज्यादा दफा अकर हुआ है, क्या रीजन है जिसकी वजह से एम्प्लॉइज ज्यादा से ज्यादा एब्सेंट हो रहे हैं। ठीक है। तो मैं क्या करूंगी, मैं इनका सम ले लूंगी। रीजंस कॉलम्स जो हमारे ये इस पूरे डाटा सेट का नाम है, रीजन कॉलम्स डॉट सम। ठीक है। और सम मुझे किसका करना है, एक्सिस 0। ठीक है। यानी कौन सा रो है जिसमें हमने मैक्सिमम देखना है कि कौन सा कॉलम जो है या कौन सा रीजन जो है वो मैक्सिमम टाइम जो है वो अकर हुआ है, रिपीट हुआ है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अब 0 अगर हम पर देखें या हम फर्स्ट पर देखें, तो जो हमारी फर्स्ट रीजन है वो 16 टाइम रिपीट हुई है। इसी तरह रीजन 2 है वो 1 टाइम रिपीट हुई है। रीजन 7 जो है वो 13 टाइम रिपीट हुई है। ठीक है। अब ये रीजंस कुछ भी हो सकती हैं। अच्छा, आगे चलें। 10 जो हमारी रीजन है वो 22 टाइम रिपीट हुई है। इसी तरह 13 रीजन 52 टाइम्स रिपीट हुई है। 23 पर जो रीजन है वो 147 टाइम रिपीट हुई है, जबकि 28 पर जो रीजन है वो 110 टाइम्स रिपीट हुई। ठीक है। अच्छा, अभी नेक्स्ट हमें क्या करना है, क्योंकि हम जो हमारा रीजंस फॉर एब्सेंस का कॉलम था उस पर हम वन हॉट इनकोडिंग इंप्लीमेंट कर चुके हैं और उसकी जितनी कैटेगरीज थी उतने हम कॉलम्स में उसको कन्वर्ट करके एक अलग से हम उसका टेबल बना चुके हैं। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमारा मेन डाटा सेट था उसमें से हम उस कॉलम को डिलीट कर देंगे। ठीक है। तो हमने क्या किया, df डॉट ड्रॉप रीजंस फॉर एब्सेंस। रीजंस फॉर एब्सेंस का जो कॉलम है उसको हमने मेन डाटा सेट से डिलीट कर दिया है। ठीक है। एक्सिस इज इक्वल 1 जो कि कॉलम को शो करता है। ठीक है। यानी कॉलम्स में से कौन सा कॉलम, रीजंस फॉर एब्सेंस को डिलीट कर दो, ड्रॉप कर दो। ठीक है। उसको ड्रॉप करने के बाद अगेन हमने हेड का फंक्शन कॉल किया, तो हमने देखा कि यहाँ पर डेट से पहले हमारा रीजंस फॉर एब्सेंस का कॉलम था जो कि खत्म हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, वन हॉट इनकोडिंग करने के बाद, अब चूंकि ये 28 कॉलम्स थे, अब अगर हम इन 28 कॉलम्स को मेन के साथ, जो हमारा मेन डाटा सेट है उसके साथ अगर हम इसको कॉन्कैट करेंगे तो ये बहुत बड़ा डाटा सेट हो जाएगा। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम इनकी क्लासेस डिफाइन कर देंगे। ठीक है। यानी हम इनको भी फर्दर 4 ग्रुप्स में डिवाइड कर देंगे। ठीक है। उन 4 ग्रुप्स में हम कैसे डिवाइड करेंगे, हम कहेंगे कि रीजन 1 से लेकर रीजन 14 तक जो है वो क्लास 1 बन जाए, रीजन 15 से 17 तक सेकंड क्लास बन जाए, 18 से 21 तक क्लास 3 बन जाए और 22 से 28 तक क्लास 4 बन जाए। ठीक है। तो उसका क्या मैकेनिज्म है, हम क्या करेंगे, रीजन कॉलम, जो हमारा रीजन का कॉलम जो हमारा सेकंड डाटा सेट है, ठीक है, डॉट लॉग, उसमें हम क्या करेंगे, हम स्लाइस एक जो है वो हम प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है। और हम कैसे करेंगे, फर्स्ट कॉलम शोज योर रोज एंड सेकंड वन शोज योर कॉलम्स। ठीक है। तो ऑल रोज एंड कॉलम 1 से 14 तक, ठीक है, उसका एक स्लाइस बना दे, एक ग्रुप बना दे। ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने एक स्लाइस बना लिया जो कि स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम 1 से 14 तक। ठीक है। तो ये देखिए, ये जब मैंने डॉट हेड के साथ इसको कॉल किया तो ये हमारा 15 जो रीजंस थी उनका एक सेपरेट स्लाइस बन गया है। ठीक है। इसी तरह से, और इसको हमने नाम दे दिया रीजन टाइप 1 का। जो हमने स्लाइस फर्स्ट प्रोड्यूस किया उसको हमने नाम दे दिया है रीजन टाइप 1 का। ठीक है। और इस तरह से अब हम जो हमारा 14 कॉलम्स हैं, फर्दर अब हम इसमें क्या करेंगे, इन 14 कॉलम्स को हम मजीद कंप्रेस कर देंगे। अगर मैं इसको ऑब्जर्व करूं तो मैं देख रही हूं कि यहाँ पर ये सारी वैल्यूज 0 हैं, इसके अलावा ये सेकंड पर भी सारी वैल्यू 0 हैं।
सेकंड जो इंडेक्स है उस पर भी सारी वैल्यूज 0 हैं, जो सिर्फ थर्ड इंडेक्स है उस पर एक वैल्यू 1 है, राइट। अब मैं इन 14 कॉलम्स को फर्दर कंप्रेस कर दूंगी, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, हम डॉट मैक्स का फंक्शन यूज करते हैं, ठीक है। यानी जो वैल्यूज मल्टीपल, जहां पर सारी वैल्यूज 0 हो वहां पर आपकी आउटपुट क्या होगी, 0 होगी, और जहां पर कोई एक वैल्यू भी 1 होगी तो वहां पे आपकी आउटपुट क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ठीक है। इस तरह से 14 कॉलम्स को कंप्रेस करके मैंने एक कॉलम में कन्वर्ट कर दिया, और इस कॉलम का नाम हमने रखा रीजन टाइप 1, ठीक है। जो भी हमने एक स्लाइस बनाया हुआ था, ठीक है, उसमें हमने यूज किया डॉट मैक्स का फंक्शन। डॉट मैक्स का फंक्शन क्या करता है, बेसिकली कंप्रेस 14 कॉलम्स टू 1 थ्रू डॉट मैक्स फंक्शन, वेयर द वैल्यू इज ट्रू इन ऑल कॉलम्स इट शोज, एल्स फॉल्स, ठीक है। अगर तो वहां पे ट्रू होगा तो वहां पर क्या कर देगा, वैल्यू 1 हो जाएगी, और अगर फॉल्स होगा तो वहां हर जगह पे वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो अब ये 14 कॉलम्स हैं, 14 कॉलम्स को कंप्रेस करके एक कॉलम बन गया। तो अब हम देखें, 0th इंडेक्स पे सारी वैल्यूज क्या थी, 0 थी, ठीक है। 1 इंडेक्स पे सारी वैल्यूज क्या है, 0 है, फिर 0 है, सिर्फ थर्ड इंडेक्स पर एक वैल्यू जो है वो 1 है। ये थर्ड इंडेक्स देखें तो यहाँ पे सिर्फ एक वैल्यू जो है वो ट्रू है, 1 है, ठीक है, और उसको हमने 1 पे डिफाइन कर दिया, बाकी सब वैल्यू 0 है। तो इस तरह से इस मैकेनिज्म के थ्रू हमने क्या किया, हमने 14 कॉलम्स को अगेन कॉम्प्रेस करके 1 कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। इसी तरह बाकी स्लाइसेस के साथ भी किया, हमने स्लाइस 2, स्लाइस 3, स्लाइस 4 को नेम दे दिया, रीजन टाइप 2, रीजन टाइप 3 एंड रीजन टाइप 4, और इस तरह से हमारा जो कैटेगरी का रीजंस फॉर एब्सेंस का डाटा जो था वो फर्दर समराइज होके प्री प्रोसेस्ड होके 4 कॉलम्स में कन्वर्ट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास चूंकि 2 डाटा सेट्स आ चुके हैं, एक हमारा ओरिजिनल डाटा सेट है, जबकि दूसरा जो है वो हमारे पास डाटा फ्रेम है रीजंस फॉर एब्सेंस का, ठीक है, जिसमें हमारे 4 रीजंस हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इन दोनों को मिला देंगे, कंकैटिनेट कर देंगे। अब वो हम कैसे करेंगे, डाटा फ्रेम, डाटा फ्रेम इज इक्वल्स टू पीडी पैंडास का फंक्शन हम यूज करेंगे कनकैट, और कनकैट हम किसको करेंगे, डाटा फ्रेम के अंदर हम इसके मैंने आपको बताया था कल भी, 2 आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, एक जिसके अंदर आप कनकैट करना चाह रहे हैं, और सेकंड वन जो चीज आप कनकैट करना चाह रहे हैं, ठीक है। डीएफ हमारा ओरिजिनल डाटा सेट है, उसके अंदर मैं क्या चीज कनकैट करना चाह रही हूँ, रीजन टाइप 1, रीजन टाइप 2, रीजन टाइप 3 एंड रीजन टाइप 4, इन सबको मैं कनकैट कर देती हूँ, और कहां पर, एक्सिस 1 पर, यानी कॉलम्स में, ठीक है। तो अब ये देखिए अगेन मैंने हेड का फंक्शन कॉल किया, तो अब ये देखिए ये आपकी डेट, बाकी सारा डाटा सेट आपका वही है, ठीक है, और यहाँ पे आपकी रीजन 0, रीजन 1, रीजन 2, रीजन 3 आ गई है, ठीक है। लेकिन अब इससे हमें अंदाजा नहीं हो रहा कि ये क्या चीज है, 1 2 3 से हमें अंदाजा नहीं हो रहा, तो हम इसका रीडिफाइन करेंगे, ठीक है। हम इन कॉलम्स को रीनेम करेंगे, हम 0 को रीजन टाइप 1 और इसको रीजन टाइप 2, 3 एंड 4 डिफाइन करेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम कॉलम्स को रीनेम करते हैं। कॉलम्स को रीनेम कैसे किया जाता है, सबसे पहले हमने डाटा फ्रेम डॉट कॉलम डॉट वैल्यूज के थ्रू सारे कॉलम्स के नेम फेच कर लिए हैं, ठीक है। ये सारे कॉलम्स के नेम आ गए हैं, ठीक है। अब हमने एक न्यू कॉलम डिफाइन किया है, और उसमें हम क्या कर रहे हैं, ये जो हमारी 4 वैल्यूज थी उनको यहाँ पर हमने रिप्लेस करके रीजन टाइप 1 लिख दिया, 1 की जगह पे रीजन टाइप 2 लिख दिया, 2 की जगह पे रीजन टाइप 3, और 3 की जगह पे हमने रीजन टाइप 4 लिख दिया है, ठीक है। और ये हमारा न्यू कॉलम बन गया, ठीक है। उसके बाद दोबारा हमने देखी कि क्या हमारी चेंजेस जो हमने की हैं वो हो चुकी हैं, यस बिल्कुल हमारी चेंजेस हो चुकी हैं। अब हमने क्या कहा कि डीएफ डॉट कॉलम्स, यानी डाटा फ्रेम के अंदर जो कॉलम्स हैं उनको इक्वल्स टू कर दो जो हमने न्यू कॉलम्स ये वाले बनाए, ठीक है। यानी हम कॉलम्स के नेम्स चेंज कर रहे हैं, और अब हमने डीएफ डॉट हेड किया, तो ये देखिए यहाँ पे कॉलम्स के नेम चेंज हो चुके हैं, जहां पर 0 आ रहा था वहां रीजन टाइप 1 आ गया, जहां 1 आ रहा था वहां रीजन टाइप 2 एंड दिस इज ऑनवर्ड, ठीक है। ये चारों डेटास हमारे चारों जो कॉलम्स थे वो यहाँ पे कंकैटिनेट हो गए हैं। ओके, अब अगर आपने देखा हो शुरू में जब हमने डाटा सेट को हम देख रहे थे, तो ये रीजंस फॉर एब्सेंस का टेबल कॉलम जो था ये हमारा स्टार्ट में था, डेट से पहले था, ठीक है। तो इसको हमें दोबारा डेट से पहले लाना होगा, तो हमें इसके लिए क्या करना है, हमें रीऑर्डर करना पड़ेगा अपने कॉलम्स को, ठीक है। तो कॉलम्स को रीऑर्डर करने के लिए अगेन मैंने तमाम कॉलम्स के नेम लिखे, और जो हमारे कॉलम एंड पे थे उनको मैं स्टार्ट में ले आई हूँ। रीजन टाइप 1 को मैंने 0th इंडेक्स पे लिख लिया, फिर इसको फर्स्ट इंडेक्स पे, सेकंड एंड थर्ड एंड ऑनवर्ड हमारे बाकी कॉलम्स के नेम आ गए। उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने कहा कि जो मेरा डाटा फ्रेम है, अब उस डाटा फ्रेम में ऑर्डर क्या हो जाए कॉलम्स का, कॉलम्स डॉट ऑर्डर, ये वाला ऑर्डर हो जाए, ठीक है। df इज इक्वल टू df कॉलम ऑर्डर्ड रीऑर्डर्ड, ठीक है। अब जब मैं ये करूंगी, अब मैं हेड को दोबारा फंक्शन को कॉल करती हूँ, तो ये देखें रीजन टाइप 1 हमारी स्टार्ट में आ गई है, फिर रीजन टाइप 2, 3, 4 और फिर हमारा डेट का कॉलम आ गया है, और फिर ऑनवर्ड हमारे सारे कॉलम्स आ गए, ठीक है। इस तरह से मैंने क्या किया, मैंने अपने कॉलम्स को जो एंड पर थे उनको स्टार्ट में ले आई हूँ, और उन कॉलम्स को रीऑर्डर कर लिया है, उनका ऑर्डर चेंज कर लिया है, ठीक है। अब उसके बाद आगे चलते हैं, हमारे 2 कॉलम्स हो गए, हमने एक आईडी का कॉलम था उसको डिलीट कर दिया, रीजंस फॉर एब्सेंट का कॉलम था, कैटेगोरिकल डाटा था उसको हमने कन्वर्ट कर लिया है न्यूमेरिकल डाटा में। अब हमारा डेट का कॉलम है, डेट का कॉलम अगर देखें तो डेट के कॉलम की एक डाटा टाइप होती है टाइम स्टैम्प, ठीक है। तो उसके लिए क्या किया मैंने, किसी भी एक जो है वो सबसे पहले हमने क्या किया, हम बैकअप ले लेते हैं। बैकअप हम कैसे लेते हैं, हमने df डॉट कॉपी, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपके डाटा सेट की कॉपी जनरेट हो जाएगी, बैकअप जनरेट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम इसको हेड के थ्रू दोबारा प्रिंट करवाते हैं, तो ये देखिए ये एक कॉपी जनरेट हो गई है।
अच्छा, अब हम क्या करेंगे, डेट के कॉलम को हैंडल करेंगे। डेट के कॉलम में मैंने क्या किया, मैंने डीएफ रीजन मोड, अब हमारा जो डाटा सेट है उसका नाम क्या है, डाटा फ्रेम रीजन मोड। ठीक है, अब अगर हम अपने डेट के कॉलम को देखें और डेट के कॉलम में कोई भी रो ले लें, कोई भी एक रो ले लें, आप थर्ड रो ले लें, आप फोर्थ रो ले लें, कोई भी रो आप इंडेक्स दे दें। ठीक है, तो आप देखें तो उसका डाटा टाइप क्या होगा, इन सब रोज का डाटा टाइप स्ट्रिंग है। डेट की तमाम जितना भी डाटा है उसका डाटा टाइप स्ट्रिंग है, जबकि हमें डेट हमेशा किसमें चाहिए होती है, टाइम स्टैम्प में। ठीक है, जब भी आप डाटा को प्री प्रोसेस करते हैं तो जहां पर भी डेट आती है हम उसको कन्वर्ट करते हैं टाइम स्टैम्प डाटा टाइप में। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब हमारा ये स्ट्रिंग टाइप का डाटा है, इसको हम कन्वर्ट करेंगे थ्रू पैंडास का फंक्शन है टू डेट टाइम। ठीक है, हम इस स्ट्रिंग से उसको टाइम स्टैम्प में चेंज कर लेंगे, उसके लिए हम फंक्शन यूज करते हैं टू डेट टाइम का फंक्शन यूज करेंगे। ये क्या करेगा, ये हमारे डाटा सेट को कन्वर्ट कर देगा टाइम स्टैम्प में। ठीक है, सिंपल, मैंने डाटा सेट लिया, उसमें कॉलम का नेम दिया जिस कॉलम को मैं चेंज करना चाह रही हूँ, और एंड में मैंने उसका फॉर्मेट दे दिया कि ये इस फॉर्मेट में अभी इस वक्त मौजूद है और मुझे इसको टाइम स्टैम्प में चेंज करना है। दोबारा इसी लाइन ऑफ कोड को मैंने दोबारा रन किया, तो अब आप देखें अब इसकी टाइप क्या आ गई है, अब इसकी टाइप टाइम स्टैम्प है। ठीक है, यानी जो हमारा टाइम का डेट का टेबल जो था वो भी कन्वर्ट हो गया है स्ट्रिंग से टाइम स्टैम्प की डाटा टाइप में। उसके बाद अगर हम आगे चलें, अगर हम इसी के आगे डॉट मंथ का एट्रीब्यूट यूज कर लें तो ये हमें क्या करेगा, ये हमें मंथ दे देगा कि बेसिकली डेट में अभी कौन सा मंथ चल रहा है। ठीक है, 7th मंथ। इसी तरह से अगर हमें जितनी रोज हैं उनमें से मंथ निकालने हों कि किस किस मंथ में किसने कितना कितना एब्सेंट हुआ है, तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम एक लिस्ट डिफाइन करेंगे मंथ्स के नाम से, क्योंकि 12 आपको पता है 12 मंथ्स है, तो 12 मंथ्स को रिट्रीव कराने के लिए सबसे पहले हम लिस्ट देते हैं। उसके बाद मैंने कहा कि ये जो मेरा डेटा सेट है उसकी शेप चेक करो सारी रोज की, 0 स्टैंड्स फॉर इंडेक्सिस रोज। तो हमारे पास 700 का डाटा सेट है। ठीक है, हमारे पास कितना डाटा सेट है, हमारे पास 700 रोज हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने फॉर लूप यूज करते हुए, क्योंकि मुझे 700 रोज में से हर एक का मंथ निकालना है कि किस महीने में जो हमारे एम्प्लॉइज हैं वो कितने एब्सेंट हुए हैं, तो उसके लिए फॉर आई इन रेंज फॉर लूप हमने यूज की है। ठीक है, रेंज में मैंने क्या बता दिया, ये जो हमारी 700 रोज थी, ठीक है, ये मैंने रेंज में बता दिया कि जो 700 रोज हैं उनमें से आप क्या लेकर आए, लिस्ट मंथ, जो ऊपर मैंने एक लिस्ट बनाई है ये वाली, इस लिस्ट मंथ के अंदर अपेंड करते जाएं आप क्या चीज, जो भी मंथ है डेट की, और जो भी काउंटर है, ठीक है, उसको लेते हुए हमें बताते जाएं कि मंथ कौन सा था, किस मंथ में वो एब्सेंट हुए। ठीक है, तो इस तरह से, और फिर उसके बाद हमने सिंपली जब उसको प्रिंट करवाया तो ये देखिए हमारे पास सारे मंथ आ गए हैं। ठीक है, 7th है, उसके बाद हम आगे चलेंगे तो 8th 9th 10th 11th 12th, और ये मंथ स्टार्ट होते हैं 1 से लेके ऑनवर्ड। ठीक है, ये 0 से स्टार्ट नहीं होते हैं। ठीक है, इस तरह से हमारे पास सारे मंथ आ गए हैं। ओके, उसके बाद अगर मंथ वैल्यू, उसके बाद मैंने इस मंथ वैल्यू को अपने डाटा सेट के अंदर इंबेड करवा दिया। ठीक है, उसके लिए अगेन डीएफ रीजन मॉड जो कि हमारा डाटा सेट है और उसके अंदर मंथ वैल्यू के कॉलम का नाम दे दिया, और जो लिस्ट हमने यहाँ जनरेट की थी उसको मैंने इसमें पास कर दिया। ठीक है, तो हमारे पास एक कॉलम बन गया है। यहाँ देखें, जब मैंने उसका हेड लेके प्रिंट करवाया तो ये हमारे पास यहाँ एंड पे कॉलम बन गया है मंथ वैल्यू का, और उसके अंदर ये सारी वैल्यूज हैं। ठीक है, अच्छा जी, अब हमने मंथ्स भी ले लिए हैं, अभी फर्दर हमें डेट भी चाहिए। डेट के लिए हम क्या करेंगे, हम फॉर एग्जांपल यहाँ 7 डेज होते हैं और 7 मंथ, जो अभी हमने लिस्ट पॉपुलेट करवाई है जिसके अंदर हमारे सारे मंथ्स हैं उनको उसको ऐड कर दो। ठीक है, तो ये देखें, अगर हम यहाँ पर देखें, मैंने हेड लिया है तो यहाँ पर आपकी मंथ वैल्यू ऐड हो गई है, आपका कॉलम ऐड हो गया है। ठीक है, अच्छा जी, हमने मंथ वैल्यू ऐड करवा लिया है। अब हम क्या कर रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि उन मंथ की जिन जिन डेज में वो एब्सेंट हुए हैं वो भी हम रिट्रीव कर लें। ठीक है, तो वो हम स्टार्ट करेंगे। इस डाटा सेट में जो 0 है वो शो कर रहा है मंडे, 1 शो कर रहा है ट्यूसडे, 2 शो कर रहा है वेडनेसडे एंड ऑनवर्ड। ठीक है, तो हम कह रहे हैं कि इस डाटा फ्रेम में, दिस इज द डाटा फ्रेम नेम, तो और उसमें जो डेट है और उसका कोई भी आप इंडेक्स ले लें, 4 है 3 है, कोई भी आप रो ले लें। ठीक है, उसका वीकडे हमें निकाल के दे दें। ठीक है, पहले हमने मंथ का फंक्शन यूज किया था, अब हम वीकडे का फंक्शन यूज कर रहे हैं। तो उससे क्या होगा, आपका वीकडे उन्होंने बता दिया कि थर्ड वीकडे है, तो थर्ड कौन सा वीकडे होगा, इफ 0 इज मंडे दैट वुड बी थर्सडे, राइट। ठीक है, तो थर्सडे को एम्प्लॉय जो है वो एब्सेंट है। ओके, उसके बाद हम क्या करेंगे, अगेन इसी तरह से, हाँ जी थर्सडे, वेरी गुड। अच्छा जी, उसके बाद हम क्या करेंगे, डे टू वीकडे का हम एक फंक्शन बना लेते हैं। ठीक है, और हम उसको रिटर्न करवा लेंगे। अब इसमें क्या होगा कि जो जो मंथ होंगे उसके अकॉर्डिंग जिन जिन डेज पर वो एब्सेंट हुए हैं वो हमें उन तमाम एम्प्लॉइज के डेज का पता चल जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या किया है, हमने एक सिंपल फंक्शन डिफाइन किया है डेफ के नाम से। नाम क्या है फंक्शन का, डेट ऑफ मंथ, और उसके अंदर हमने आर्ग्यूमेंट पास किया है डी, यानी जितनी भी वैल्यूज होंगी वो डी के थ्रू रिटर्न हो जाएंगी। डॉट वीकडे का हमने फंक्शन कॉल कर लिया है, और इससे क्या होगा, हमारे जिन जिन डेज पर वो एब्सेंट होंगे वो डेज रिटर्न हो जाएंगे। ठीक है, और अब हम क्या करेंगे, अब इस फंक्शन को हम किस पर अप्लाई करेंगे, हम डॉट अप्लाई का फंक्शन यूज करेंगे, और हम किस पर अप्लाई करेंगे, अगेन हम डेट के फंक्शन पर अप्लाई करेंगे, और उसका नाम क्या रख देंगे, डेट ऑफ वीकेंड। ठीक है, उस फंक्शन का नाम हम क्या रख देंगे, उस कॉलम का नाम डे ऑफ वीकेंड। ठीक है, तो ये देखें, ये हमारे पास सारा डाटा आ गया है।
ठीक है, कि किन किन डेज पर एब्सेंट हुए हैं। अब हम क्या करेंगे, अब जिसको हमने अप्लाई किया है इस फंक्शन को, जो हमने फंक्शन बनाया था, इसको हमने अप्लाई किया है डेट के कॉलम पर विद फंक्शन अप्लाई। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम इस कॉलम को भी अपने डाटा सेट में इंक्लूड कर लेंगे, और अब हम इसका सेम इसी लाइन ऑफ कोड को उठाकर हमने असाइन कर दिया है वीकडे को। इट्स अप टू यू बेटा, वेरिएबल नेम तो कुछ भी हो सकता है, नाम आप यही रख लें या आप चेंज कर लें, इट्स अप टू यू। ठीक है, नेम तो कोई भी हो सकता है। ठीक है, मैंने यहाँ पर वीकडे रखा है, आप डेज ऑफ वीक रख लें, कुछ भी रख लें। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, ये वीकडे हो गया। ठीक है, और अब अगर जब मैंने दोबारा से डाटा सेट को, डाटा फ्रेम को हेड के फंक्शन के थ्रू प्रिंट करवाया है, तो अब ये देखिए हमारे पास लास्ट में आपके पास मंथ वैल्यू भी आ गई है, वीक डेज भी आ गए हैं। ठीक है, आपके पास दोनों कॉलम्स आ गए हैं। ठीक है, अब मुझे बताएं, क्या अब हमें डेट के मंथ की जरूरत है, सॉरी डेट के कॉलम की जरूरत है? नहीं, अब हम इसको ड्रॉप कर देंगे। ठीक है, अच्छा, क्योंकि अगर हम डेज को भी रखेंगे, डेट के कॉलम को भी रखेंगे और मंथ वैल्यू और वीकडे को भी रखेंगे, तो क्या होगा, हमारे पास रिपीटेशन हो जाएगी। ठीक है, तो हम एक कॉलम को ड्रॉप कर देंगे, दैट इज डेट। ठीक है, अच्छा जी, आगे चलते हैं। ये हमने सारे कॉलम्स नेम्स निकाल लिए हैं कि हमारे पास कौन कौन से कॉलम्स हैं, कॉलम्स की वैल्यूज ले ली हैं। कॉलम के नेम आप कैसे लेते हैं, जो भी आपका डाटा फ्रेम है उसका नेम साथ डॉट कॉलम्स डॉट वैल्यूज, तो आपके पास ये सारी आ गई हैं। ठीक है, अच्छा जी, अब हमने क्या किया, हमने इसको एक डाटा फ्रेम में कॉल कर लिया। ठीक है, और अब हमने इसका नाम कर दिया है डीएफ रीजन मोड। जो हमने न्यू कॉलम क्रिएट किया है, न्यू डाटा फ्रेम क्रिएट किया है, उसका नाम हमने डीएफ रीजन मोड कर दिया है। ठीक है, और इसको हेड के थ्रू आप प्रिंट करवा लें। और अब हमने क्या किया, हमने डेट के कॉलम को ड्रॉप कर दिया है। डेट के कॉलम को हम किस तरह ड्रॉप करते हैं, डॉट ड्रॉप के फंक्शन से। जो भी आपका डाटा फ्रेम का नेम है वो यूज करेंगे, साथ डॉट ड्रॉप का फंक्शन यूज करेंगे, और उसमें जो से कॉलम को आप ड्रॉप करवाना चाह रहे हैं उसका नेम दे देंगे, और साथ एक्सिस बता देंगे कि कॉलम को आपने ड्रॉप करवाना है या आप रो में से ड्रॉप करवाना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर हम एक्सिस 1 से ड्रॉप करवाना चाह रहे हैं, तो ये हमने ड्रॉप करवा लिया। अब मैंने दोबारा से हेड के साथ इसको प्रिंट करवाया, तो अब यहाँ देखें हमारे पास डेट का कॉलम नहीं है, डेट का कॉलम ड्रॉप हो चुका है। ठीक है, और यहां पर हमने क्या किया था, चूंकि हमारे पास डेट का कॉलम फॉरन रीजंस के बाद में आता था। ठीक है, तो हमने यहाँ पर जब दोबारा से डाटा फ्रेम को रीऑर्डर किया है, ठीक है, हमने यहाँ पर जहां पे आपकी मंथ वैल्यू और वीक डेज एंड में आ रहे थे वो हम स्टार्ट पर ले आए हैं। ठीक है, मंथ वैल्यू और वीक डे हम स्टार्ट में ले आए, अब दोबारा प्रिंट किया तो हमारा जो डाटा फ्रेम है वो रीऑर्डर हो चुका है। अभी आपके तीनों कॉलम चूंकि इकट्ठे हो चुके थे, डेट भी, वीक डे भी और मंथ वैल्यू भी, तो अब हमें डेट को ड्रॉप करना था, जो कि हम ड्रॉप इस लाइन ऑफ कोड में ड्रॉप कर चुके हैं। ठीक हो गया, अच्छा जी, अब हम नेक्स्ट चलते हैं। अब हम क्या करेंगे, हम तमाम बाकी जो कॉलम है, हमने रीजंस के कॉलम को देख लिया, हमने डेट के कॉलम को देख लिया। अब नेक्स्ट हमारा कॉलम है जिसको हमने प्री प्रोसेस करना है, दैट इज ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस। अगर हम ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस डॉट यूनिक का फंक्शन कॉल करें तो हमें पता चल जाएगा इसके अंदर कौन कौन सी वैल्यूज हैं। तो इसके अंदर काफी वैल्यूज हैं, इट मीन्स कि इसमें रिपीटेशन बहुत कम होगी। ठीक है, तो इसको हमें छेड़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि इट्स ऑलरेडी इन न्यूमेरिकल फॉर्म। उसके बाद हम नेक्स्ट देख लेते हैं डिस्टेंस टू वर्क। डिस्टेंस टू वर्क की जब हमने यूनिक वैल्यूज दी तो इसमें भी काफी सारी यूनिक वैल्यूज हैं। ठीक है, इट मीन्स कि हमें इसको भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इट्स ऑलरेडी हैव अ लॉट ऑफ वैल्यूज। ठीक है, तो इसमें भी रिपीटेशन कम होगी। इसी तरह से हम आगे चलते हैं, एज को भी नहीं छेड़ेंगे। डेली वर्कलोड एवरेज का भी जब हमने दिया तो इसमें भी मल्टीपल वैल्यूज हैं। एज में भी देखें तो आपकी मल्टीपल वैल्यूज हैं। ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस के कॉलम में भी काफी सारी वैल्यूज हैं। ठीक है, डेली वर्कलोड एवरेज में भी काफी सारी वैल्यूज हैं। हमने सारे कॉलम्स को चेक कर लिया वन बाय वन, तो सब में काफी सारी वैल्यूज हैं। ठीक है, बॉडी मास को, एजुकेशन को, जब हमने एजुकेशन को देखा तो एजुकेशन में सिर्फ 4 वैल्यूज। ठीक है, अब 4 वैल्यूज का क्या मतलब है कि अब इनमें रिपीटेशन बहुत ज्यादा होगी। ठीक है, तो चूंकि हमें रिपीटेशन नहीं चाहिए, क्योंकि रिपीटेशन की वजह से क्या होगा, आपका डाटा इनकंसिस्टेंट हो जाएगा, तो अब हमें क्या करना है, अब हमें इस प्रॉब्लम को भी रिजॉल्व करना है। उसको हम क्या करेंगे, जब हमने इसकी वैल्यूज का काउंट देखा, ठीक है, क्योंकि इसमें 4 वैल्यूज आ रही हैं, यूनिक वैल्यू है एजुकेशन की। जी उसामा। मैम बिलाल कुछ पूछ रहा था चैट में, उसने भेजे। जी जी, अगर देखिए, अगर वैल्यूज ज्यादा हैं, ठीक है, ये वैल्यूज ज्यादा हैं, अब तो रिपीटेशन कम है। जब रिपीटेशन ही नहीं है तो फिर तो प्रॉब्लम ही नहीं है ना। ठीक है, प्रॉब्लम तब होता है जब आपका एक ही टाइप की वैल्यू बार बार रिपीट हो रही है, बार बार रिपीट हो रही है। जिस तरह अब यहाँ पर कितनी है, सिर्फ ओनली 4 वैल्यूज हैं। इट मीन्स कि अब जो 700 रोज हैं उनमें 1 3 2 4 बार बार रिपीट हो रहा होगा। राइट, तो रिपीटेशन आपकी इनकंसिस्टेंसी की तरफ जाती है, आपका डाटा इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। तो हमें इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम पहले एजुकेशन के कॉलम की काउंट देख लेंगे कि ये जो 1 वैल्यू है ये कितनी दफा आई है, 3 वैल्यू कितनी दफा आई है, 2 वैल्यू कितनी दफा आई है, 4 वैल्यू कितनी दफा आई है। ठीक है, अब मे बी 1 का 1 मीन्स योर मैट्रिक
होगा, सेकंड मींस योर ग्रेजुएशन, थर्ड मींस योर हायर एजुकेशन एंड फोर्थ पोस्ट ग्रेजुएट एंड फर्दर, राइट। तो जब हमने इनको देखा तो जो आपकी 1 है वो 583 टाइम्स अकर हुई है, जबकि 3, 2, 4, 73, 40 एंड 4 टाइम्स। इट मींस कि वो बहुत कम दफा जो है वो शो हो रहा है डाटा। ठीक है, अब इसको हैंडल करने का क्या तरीका है कि जब मैंने आपको बताया था कि जो प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि आउटलेयर्स होते हैं आपके, ठीक है, जब आपका डाटा बहुत कम या बहुत सेग्रीगेटेड हो और एकदम से बहुत आपकी डाटा की अकरेंस कम हो तो वो आउटलेयर्स होते हैं। तो उनको हम कैसे करते हैं, हम उनकी क्लासेस बना लेते हैं। तो अब इस चीज को हैंडल करने के लिए हम क्या करेंगे, हम 73, 40 और 4 को कंबाइन करके एक क्लास बना लेते हैं और 583 की एक क्लास बना लेते हैं। इससे क्या होगा, कम से कम आपके दोनों जो डाटा सेट हैं, दोनों बोथ टाइप्स ऑफ डाटा जो है वो बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने एक डिक्शनरी बनाई। डिक्शनरी में हम क्या कह रहे हैं कि इसको मैप कर दो, यानी ये जितना भी डाटा सेट है इसको मैप कर दो। हमने मैप का फंक्शन कॉल किया और उसमें हमने डिक्शनरी पास की है कि जहां पर भी 1 है उसको रिप्लेस कर दो 0 से, ठीक है, और जहां पर 2 है उसको रिप्लेस कर दो 1 से, 3 है तो उसको रिप्लेस कर दो 1 से, 4 है तो उसको रिप्लेस कर दो 1 से। इट मींस कि जहां जहां पर 1 है उसको रिप्लेस कर देगा 0 से। तो 0 कितनी दफा रिप्लेस होगा, 583 टाइम्स। ठीक है, 1 कितनी दफा रिप्लेस होगा, 73 टाइम्स, देन 40 टाइम्स, देन 4 टाइम्स, राइट। तो अब अगर हम टोटल कैलकुलेट करें, ठीक है, इसको मैंने सिंपल वैसे ही प्रिंट करवा के देख लिया था। ठीक है, अब अगर आप हेड देखें तो एजुकेशन में आपके पास 2 वैल्यूज हैं, 0 और सेकंड आपके पास 1 होंगी। अगर हम हेड को हटा दें, हम दोबारा से इस सारे को एग्जीक्यूट कर लेते हैं। नेट का थोड़ा इशू है जिसकी वजह से, ठीक है जी, हमारा वो भी क्लासिफाई हो चुका है जी। अब जब हमने देखा, थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं, ठीक है, अब हमारे पास ये पूरा डाटा सेट आ गया। ठीक है, अब अगर हम इसकी वैल्यूज देखें तो अब ये देखें, यहाँ पर 0 आ रहा है, फिर 1 आ रहा है, फिर 0 आ रहा है, फिर 1 आ रहा है। ठीक है, इस तरह से हमारी दोनों जो वैल्यूज हैं वो बैलेंस हो जाएंगी। ठीक है, अब हम इसको दोबारा हेड कर लेते हैं क्योंकि 700 रोज को स्क्रॉल डाउन और स्क्रॉल अप करना थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। इसकी भी मैं सेटिंग चेंज करके आपके साथ शेयर कर दूंगी, ठीक है, ताकि आपके कॉलम्स सेट हो जाएं। अच्छा जी, उसके बाद आगे चलते हैं। ठीक है, ओके, अब जब हमने एजुकेशन के कॉलम को भी हैंडल कर लिया है और उसको भी हमने क्लीन कर लिया है, जहां पर हमारी वैल्यूज बहुत कम शो हो रही थी उन सबको हमने 0 कर दिया, और जो एक नंबर 1 पे हमारी क्वालिफिकेशन थी वो 587 टाइम्स थी, तो अब वो दोनों बैलेंस हो गई हैं। एक हमारी 587 हो गई है और दूसरी भी हमारी 400 समथिंग हो चुकी होगी, राइट। तो इस तरह से हमारी दोनों वैल्यूज की अक्रेंस जो है वो एक जैसी हो गई है और हमने बजाय 1, 2, 3 के हमने 0 एंड 1 की फॉर्म में, बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया इस डाटा सेट को भी, इस कॉलम को भी, राइट। तो हमारा एजुकेशन का भी कॉलम हैंडल हो गया। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, अब अगर हम देखें तो हमारा पूरा डाटा सेट जो है वो न्यूमेरिकल फॉर्म में आ चुका है। रीजन 1, रीजन 2, रीजन 3, रीजन 4 ये हमारा ऑलरेडी न्यूमेरिकल फॉर्म में है। डेट को हम अभी ड्रॉप कर लेते हैं। उसके बाद वीक डे, मंथ डे हमारा आ चुका है, और उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस, डिस्टेंस टू वर्क, डेली लोड, बॉडी मास, एजुकेशन। अच्छा, ये हमारी नैन क्यों शो हो रही हैं, ये नल वैल्यूज, ओके, इसको हम दोबारा से कर लेते हैं, मास्ट बी अगेन, कहीं कुछ एरर रह गया होगा। अच्छा, आप टुगेदर ऑल टुगेदर सारे सेल्स को भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं, लेकिन मैं वन बाय वन इसलिए करी ताकि मैं देख सकूं कि कहीं पर अगर कोई एरर आ रहा है तो वो कहाँ आ रहा है। अभी प्रोसेसिंग चल रही है। ठीक है, स्टैटिक मींस कि अभी तक प्रोसेसिंग आपके कॉलम्स की हो रही है। ठीक है, ठीक है, ये देखें, अब आपका एजुकेशन अगेन 0 हो गया है। ठीक है, वो नल वैल्यूज, वो इंटरनेट का समटाइम्स इशू हो जाता है तो जिसकी वजह से वो प्रॉपर एग्जीक्यूट नहीं हो पाते। ठीक है, अब आपकी वैल्यूज सारी जो हैं वो एक बैलेंस फॉर्म में आ चुकी हैं। अब आपका डाटा प्री प्रोसेस हो चुका है। अब नाउ इट्स रेडी फॉर इम्प्लीमेंटेशन
ठीक है, अब हम इस पर कोई भी मॉडल जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और अब हम क्या करेंगे, हम इसको सेव कर लेंगे एक CSV फाइल में। ठीक है, डॉट टू CSV फाइल में करके हम इसका सेव कर लेंगे। ठीक है, ताकि हम इस पर मॉडल इंप्लीमेंट कर सकें। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द लेक्चर 6 जो कि हमारा प्रीवियसली इनकम्प्लीट रह गया था और आज हमने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपने लेक्चर 7 की तरफ।